हमदर्द सा कोई रिटन बाय एन अलोन कृष्णा। भाग 9। कई सिचुएशन ऐसे होते हैं जो जजमेंटल नहीं होते। आप जो कुछ भी कर लो, लोगों को गलत ही लगेगा। लोग आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि वो उस सिचुएशन को जी नहीं रहे होते, इसलिए वो आपकी सिचुएशन को समझ नहीं पाते। आप अपनी जगह पर बिल्कुल भी गलत नहीं होगे, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं होगा। आप बस उस सिचुएशन को जी रहे होगे जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। वहाँ पर सही और गलत की कोई अहमियत नहीं होती, बस अहमियत होती है तो इस बात की कि ज़रूरी क्या है। सो डोंट थिंक मोर अबाउट द पीपल, लेट डू विच यू अंडरस्टैंड राइट। नाउ वी कंटिन्यू टू द स्टोरी ऑफ हमदर्द सा कोई। भाग 9। सतीश, राजेश और रवि रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठे हुए थे। ट्रेन आई और 2 मिनट के लिए रुकी। सतीश अपना बैग उठाया और अपने कंपार्टमेंट में जाने लगा। रवि पीछे से उसके सीट तक गया। राजेश वहीं पे बैठा रहा। रवि के वापस आने पे उसने देखा कि राजेश प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पर बैठा हुआ है। वो भी वहां पर जाकर बैठ गया। ट्रेन आधी सामने से पार हो चुकी थी। राजेश उदास मन से रवि को पूछा, उसने कब तक वापस आने को बोला? रवि जवाब दिया, बोला कि कंफर्म नहीं है, बस कुछ दिन घर पर रिलैक्स करना चाहता है। राजेश के पास लेज का पैकेट रवि के तरफ बढ़ाते हुए, तो आगे का क्या प्लान है? रवि पूछता है। क्यों, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? राजेश बोलता है, मैं करियर की बात कर रहा हूँ। रवि बोलता है, तुम कब से करियर के बारे में सोचने लगे? राजेश पूछता है, क्यों, मैं क्यों नहीं सोच सकता? रवि बोलता है, तुमको फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? अंकल आंटी तो तुम्हारे लिए कमा ही रहे हैं। तुम बस ऐश करो, घूमो फिरो, लड़कियों से छेड़खानी करते फिरो। राजेश बीच में इंटरप्ट करता है, तुम्हें मेरे लाइफस्टाइल से इतना चिढ़ क्यों है यार? रवि बोलता है, चिढ़? तुम अभी यहाँ कर क्या रहा है? आते जाते लड़कियों को ताड़ रहा है, सतीश को भी छोड़ने नहीं गया। राजेश बोलता है, तुम्हें इस बात का जलन होती है ना कि मैक्सिमम टाइम तुम उसके साथ रहते हो, फिर भी उसके करीब मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। उसे कोई बात अगर शेयर करनी होती है तो वो तुमसे पहले मुझे याद करता है। रवि सेज, वॉट कैन ही सीम्स डोंट नो फॉर वॉट ही यूज टू स्पेंड हिज प्रेशियस टाइम विद यू। राजेश बोलता है, इंग्लिश मुझे भी आती है। हर शख्सियत की एक कहानी होती है, उसके वैसे बनने के। जानना चाहोगे? अपनी शरीर को तानते हुए। वैसे भी मुझे यहाँ पर वक्त बिताने का मन कर रहा है। रवि बोलता है, और मुझे उसके जाने के बाद मन नहीं लग रहा, इसलिए सुना ही दो। राजेश झुककर उसे देखता है और फिर धीरे से स्माइल देता है। इंटरेस्टिंग और नॉट? Two person have seated on a bench facing same situation at present. Their dearest friend left them for some couple of days. One is clown and one is sincere. One says he wants to spend time there and another says he is not feeling well. The observation of most of the people is one have not care of anything, he loves to what he want, and another having attention of anything, he thinks about the others. But you know what? What is I seeing in this situation? Both having same problem of losing someone and also both are realizing it. But one is stepping for come over from it while another is weeping his realization and not thinking about how he will come over from it. राजेश अपना पास्ट रवि को सुनाना शुरू करता है। मैं बहुत छोटा था, स्कूल जाया करता था, जब मेरे मॉम डैड ने मुझे अपने साथ रखना छोड़ दिया। शुरुआत में मैं बोर्डिंग स्कूल में था, फिर 8th में मैं अपने कज़न ब्रदर के साथ उसके घर में रहने लगा। मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट से भी कम के स्तर का था। सभी कहते हैं कि हमेशा अपने से तेज़ बच्चों से दोस्ती करो ताकि उनसे सीख सको। सभी यही करते भी हैं। तो बताओ कि मुझसे दोस्ती कौन लोग करते? क्लास में जब भी ये पूछा जाता कि मेरा फ्रेंड कौन है, सब एक दूसरे की तरफ इशारा करते, पर कोई ये नहीं कहता कि वो मेरा दोस्त है। 8th स्टैंडर्ड में काफ़ी नए स्टूडेंट्स ने अपने क्लास में एडमिशन लिया। उन्हीं में से वो दोनों थीं, संस्कृति और शिवी। संस्कृति पढ़ाई को लेकर हमेशा सीरियस रहती थी। शिवी को भगवान से संस्कृति जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली हुई थी, तो उसका किस्मत का पिटारा तो खुलना ही खुलना था। इसलिए दोनों अपनी पढ़ाई के झंडे क्लास गाड़ दी। छुट्टियों के बाद जब क्लास खुलती है तो मैक्सिमम बच्चे प्रेजेंट नहीं होते, पर मैं हमेशा क्लास जाता था क्योंकि मुझे घर में मन नहीं लगता था। उसके अगले दिन जब वो दोनों आईं तो कोइंसिडेंस से ही शिवी मुझसे प्रीवियस डे का नोट्स मांगी ताकि पढ़ाई अपना रिकवर कर सके। जब शिवी नोट्स देख रही थी तो उसे कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन जो मुझे पूछ दी। मेरे दिमाग में तो वैसे भी जल्दी कुछ भी धंसता नहीं था, बस जो टीचर्स लिखाया करते थे उसे छापते थे। संस्कृति उसे समझा दी। वो लड़की हमेशा क्लास में हो चुके पढ़ाई से आगे की भी घर पे पढ़ाई कर लिया करती थी, इसलिए हमेशा आगे रहा करती थी।
मुझे उस टाइम लगा कि इनसे फ्रेंडशिप करना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेरे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, पढ़ाई में अगर इनकी हेल्प मिल जाएगी तो मार्क्स थोड़े अच्छे आने लगेंगे, तो मैंने उनसे दोस्ती कर ली। उनसे बाकी बच्चे भी दोस्ती करने का कोशिश किए, पर संस्कृति जल्दी सभी से घुलती मिलती नहीं थी। शिवी इस मामले में उसके ऑपोजिट थी। वो सभी से बहुत जल्दी घुल मिल जाया करती थी। तो जब शिवी बाकियों के साथ बिजी होती, मुझे संस्कृति के साथ वक्त बिताने को ज़्यादा समय मिल जाता। उस समय अपना दिमाग इतना डेवलप तो था नहीं कि हर एक चीज़ की खबर हो। वो कब मेरे दिल के करीब आ गई मुझे पता भी नहीं चला। बस इतना एहसास हुआ कि आई एम फीलिंग समथिंग। What is it? Is it right or wrong? I don't know. But because of it, Sanskriti became special part of my life. It is confirmed. उस वक्त मुझे लगा कि फ्रेंडशिप में क्लोजनेस आ रहा है, मतलब हाँ, बेस्ट फ्रेंड है इसलिए ऐसा फील हो रहा है। उस वक्त तो मुझे बस यही लगता था कि लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मान जाती है, तब उनके बीच फिर लव अफेयर शुरू होता है। मुझे क्या पता था कि ये सब प्यार मोहब्बत की बातें एहसास का खेल है। हम तीनों, मैं, संस्कृति और शिवी, हमारी 10th के फाइनल एग्जाम्स के ख़त्म होने के अगले मंडे से ही कंप्यूटर क्लास, टाइपिंग और रीजनिंग का क्लास करने लगे, ताकि जब अच्छे स्कूल्स में रिजल्ट के बाद एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाए तो हम सब आसानी से क्वालिफाई कर सकें। ये संस्कृति का ही प्लान था, बाकी हम दोनों तो बस उसे फॉलो कर रहे थे। एक दिन मैं और शिवी थोड़ा जल्दी पहुंच गए। उस वक्त क्लास करने का अपना ही एक अलग मज़ा हुआ करता था, तो शिवी को पानीपुरी खाने का मन हुआ, हम दोनों खा रहे थे। तभी संस्कृति भी आ गई। मैंने संस्कृति को भी ऑफर किया, लेकिन वो मना कर दी। उस दिन वो पूरा क्लास शांत थी। शिवी को मैंने इशारे से पूछा कि बात क्या है, जिसका जवाब में उसने ना के लिए इशारा किया। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन लगातार ऐसे ही उसे अपसेट देखे तो शिवी को पता करने के लिए बोले। वो बताई कि संस्कृति का शादी सेट हो गया है। मैंने पूछा उसे कि इतना जल्दी, तो उसने बताया कि संस्कृति के घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। संस्कृति घर में सबसे बड़ी है, बाकी अगल बगल के लोग भी उसके शादी के लिए रिश्ते लाकर घरवालों को तंग करते रहते हैं। मैंने कहा कि मैं एक बार अगर बात करूं तो शायद वो संस्कृति की इतनी जल्दी शादी ना करवाने के लिए मान जाए, तो शिवी ने मना कर दिया। उसने मुझे समझाया कि ऐसा मैं कुछ ना करूं। अगर मैं कुछ बोलने गया तो लोग संस्कृति का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मुझे शांत रहना चाहिए। रिजल्ट की नेक्स्ट वीक ही संस्कृति की शादी थी। मैं और शिवी एडमिशन के लिए दौड़ रहे थे, उधर संस्कृति का घर बस गया और वो विदा ही दी। इस तरह हम लोग बिछड़ गए और अपने अपने न्यू लाइफ में आगे बढ़ गए। तुम ये काल्पनिक सैड स्टोरी मुझे क्यों सुना रहा है? रवि बोलता है। काल्पनिक? राजेश उदास होते हुए बोलता है। रवि उसकी बात पर भरोसा ना करते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसा छिछोरा लड़का का ऐसा शराफत वाला स्टोरी मुझे तो यकीन नहीं होता। राजेश हल्की सी मुस्कान भरते हुए बोलता है, तुम शिवी को जानते हो? रवि सरप्राइज होते हुए बोलता है, कौन? वो कामिनी की फ्रेंड? कामिनी के बारे में जानने के लिए हमदर्द सा कोई भाग 3 और भाग 4 पढ़ें। राजेश बोलता है, हाँ वही। रवि बोलता है, वैसे तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर तुम्हारी कहानी में मुझे इंटरेस्ट ज़रूर आ रहा है। अच्छा इमेजिनरी स्टोरी बनाते हो, एन अलोन कृष्णा की तरह। आगे बोलो, और कितना इमेजिनेशन सुनाना चाहते हो? मैं और शिवी +2 के लिए सेम कॉलेज में एडमिशन करवा लिए। फर्स्ट ईयर कैसे बीता पता भी नहीं चला। फिर एक दिन संडे को शिवी मेरे घर मॉर्निंग में ही आ गई। भैया ने शिवी से इतनी सुबह सुबह आने का कारण पूछा। हमारा रिजल्ट आ गया था और मैं लुढ़कते लुढ़कते बचा था। शिवी मेरा कंप्लेन करने वहाँ आई थी ताकि भैया मेरी डांट लगाएं और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। भैया ने उससे कहा कि मैं अभी तक सो रहा हूँ और उसे उठाने के लिए मेरे कमरे में भेज दिया। मुझे उठाने के दौरान शिवी को मेरे मुंह की स्मेल से ये पता चल गया कि मैंने शराब पी रखी थी, वो भी बहुत ज़्यादा, इसलिए सुबह 9 बजे भी टुन हो रखा था। उसने मेरे मुंह पे एक मग जोर से पानी मारा। मेरे उठते ही उसने कहा कि गधा अभी तक सो रहा है, जा जाके फ्रेश हो और मुंह अच्छे से धोना, बास मार रहा है। जब तक मैं फ्रेश होकर आया, वो भैया के साथ नाश्ता तैयार करके उनके साथ ब्रेकफास्ट के लिए मेरा वेट कर रही थी। जब मैं उनके साथ नाश्ते के लिए बैठा तो उसने पूछा, कब से चल रहा है ये सब? और भैया, आप इसे रोकते नहीं हो? एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम शराब संस्कृति के शादी के दिन पिया था। मैं ये बात भैया से शेयर भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें जो लगा उस टाइम लगने दिया, लेकिन मैंने बाद में शिवी को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने फर्स्ट टाइम शराब संस्कृति के शादी के दिन पिया था। जब भैया को पता चला तो भैया ने मुझे सुबह मारा भी और फिर समझाया भी। Then after I was trying to build up control on myself, but sometimes it rise much more painful under my control. So that time I release myself for doing the things which I desire. मैं संस्कृति को बहुत ज़्यादा मिस करता था।
I wasn't sure does I have love for her, but it is sure that I was addicted of her friendship. मुझे पढ़ाई में क्या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था और मैं क्लास में बन रहे नए नए दोस्तों से भी कम ही मिलता था। ऐसे हालात में दोस्त तो कई बने मेरे, कईयों ने मेरे साथ हमेशा रहने का वादा भी किया, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सभी ये एहसास दिला जाते थे कि वो मेरे हमसफ़र तो हैं मगर हमदर्द नहीं। जब भी मैं उनसे इस बात की डिस्कस करना चाहूँ कि व्हाट डज़ आई फील, दे शुड ट्राई फॉर चेंज द टॉपिक एंड स्टार्ट गिविंग लेक्चर। उल्टा सीधा चीज़ पर ध्यान मत दो, भटको मत, मोह माया से दूर रहो, वगैरह वगैरह। सब मुझे सलाह तो देते, मगर किसी ने मेरे इन फीलिंग्स को समझकर इनसे मुझे उभरने में मदद नहीं की, बस शिवी को छोड़कर। उस दिन के बाद से शिवी मैक्सिमम टाइम मेरे साथ स्पेंड करती, अपने ऊटपटांग तरीकों से मुझे उन चीज़ों से उभरने में मदद करती। उसने कहा कि देखो अपने चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, किसी पे तो नज़र डालो, शायद दोबारा किसी में मन लग जाए। पर मुझे कहा कि कोई पसंद आती ही नहीं थी। फिर उसने एक दिन कहा, अच्छा कोई पसंद नहीं आती है ना, सही, मेरे लिए, सिर्फ मेरे, किसी लड़की को देखो तो सही और उसकी तारीफ करो। तुम्हें उसके लिए कोई फील ना आए, इट डजंट मैटर, जस्ट प्रेज हर, लेकिन सच जो उसको देखकर तुम्हें लगता है, कोई झूठ नहीं। नज़रों के सामने एक लड़की की ओर इशारा करके बोली, देखो सामने अनु दिख रही है, उसकी तारीफ करो। उसकी ब्यूटीफुल एवरग्रीन लुकिंग स्माइल देखकर कोई भी अपना सारा टेंशन भूल जाए और उसका दिल उसमें खो जाना चाहे। बस इतना ही तो सुनना था शिवी को कि बस अनु को आवाज़ देकर बोल दी कि अनु, राजेश का दिल तुम्हारे स्माइल में खोना चाहता है। अब वो बोल दी तो अपने बात से मुकर सकते नहीं थे, इसलिए जो कुछ भी बोले थे उसके सामने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन बाद में फिर उससे दूरी बनाने की कोशिश करते देख शिवी मुझे इसके बारे में पूछी। मैंने जो भी महसूस किया उसे सच सच बता दिया। एक्चुअली जब मैं अनु के साथ होता था, उससे बातें करता था, उसकी स्माइल, हर चीज़, मैं होता तो उसके साथ था, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आंखों में संस्कृति का चेहरा घूम रहा हो। मैं होता तो इसके साथ था, मगर महसूस मैं उसे करता था जिससे मैं निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन एक लड़की मुझसे कुछ हेल्प मांगी। मैंने उसे कहा कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, तो उसने कंफर्म होने के लिए पूछा कि मैं उसकी उस टाइम सच में हेल्प नहीं कर सकता था या मुझे उसकी हेल्प करने का मन नहीं था। शायद उसे लगा हो कि अगर मन ना हो तो वो मुझे हेल्प करने के लिए मनाने की कोशिश करे। मैंने शिवी के तरफ देखा, वो अपने भौहों को ऊपर नीचे लचकाकर मुझे चिढ़ा रही थी कि मैं अब क्या करूँगा। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे इसका रूडली से रिप्लाई दिया। बाद में शिवी ने मुझे समझाया कि तुमने निधि के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए सीखना ही होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी नई या अनजान लड़की का मेरे क्लोज आना या फिर मुझसे प्यार से बातें करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे अजीब सी घुटन होने लगती थी, उन पे बेवजह ही गुस्सा आ जाता था। फिर उसके बाद एक दिन फिर से शिवी ने मुझे देखकर कुछ नोटिस किया और कहा, क्या बात है, आजकल तुम्हारी नज़रें कृति पर बहुत जाती हैं। कृति एक ऐसी लड़की थी जिसके अच्छे खासे फ्रेंड्स थे, लड़की और लड़के सभी। वो उनके साथ खूब एंजॉय भी करती, पढ़ाई में भी अच्छी, टीचर्स नाम लेते थे, और तो और हर एक 1.5 घंटे में उसके घर से कॉल भी आता रहता था। कभी उसकी माँ का, कभी उसकी बहन का, कभी उसकी भाभी का, कभी भाई का, तो कभी फादर का। इतने लविंग एंड केयरिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स सबके होते हुए भी जब वो क्लास में बैठती थी, उदास रहती थी। जब क्लास में सभी स्टूडेंट्स टीचर्स की बातों को ध्यान से सुना करते थी, उसकी नज़रें तो बोर्ड पर होती थीं, मगर चेहरे के भाव से ऐसा महसूस होता था कि वो बोर हो रही हो। शिवी ने मुझसे कहा, तुम्हारा दिल को भी दर्द बहुत होता है, उसका दिल भी उदास बहुत रहता है। शायद एक दूसरे का दर्द कम कर जाओ, शायद एक दूसरे का हमदर्द बन जाओ। मैंने कहा, घंटा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। मैं अपनी फीलिंग्स को और खुद को कंट्रोल में रखने का कोशिश कर रहा हूं ना, तो उसे भी करनी चाहिए। मैं उसके क्लोज नहीं जाने वाला। मगर शिवी कभी मेरी बात सुनती कहाँ थी। उसने हालात ही ऐसा पैदा कर दिया कि कृति से दोस्ती हो गई। पर जो कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कृति बस इसलिए उदास रहती थी क्योंकि जगह नया था और लोग भी नए थे। उसे यहाँ पर अडॉप्ट होने में बस वक्त लग रहा था, तो मेरा उसके साथ भी कुछ खास नहीं जमा। फिर एक दिन एक दोस्त ने पूछा कि शिवी मेरी सिर्फ दोस्त है या गर्लफ्रेंड। वैसे भी हम दोनों बहुत क्लोज थे, एक दूसरे का कद्र किया करते थे, ख्याल भी रखते थे और एक दूसरे की फिक्र भी करते थे। मैंने उस समय उससे कह दिया कि सिर्फ दोस्त ही है, यूं समझ लो कि बहन जैसी। मगर बाद में रियलाइज़ हुआ कि आई एम मिसिंग समथिंग। मुझे लगा कि मेरे अंदर के अकेलेपन को अगर कोई भर सकती है तो वो बस शिवी है। मैंने इस बारे में उससे बात की तो पहले उसने मना कर दिया कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, मगर बाद में मेरे जिद करने पर वो मान गई।
किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए 3 रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, गिव रिस्पेक्ट एंड मेक कंफर्ट विद योरसेल्फ बाय फील सेफ विद यू। दूसरा, ऑलवेज ट्रस्ट एंड ऑल्सो बी लॉयल विद योर पार्टनर। तीसरा, गिव इंडिविजुअलिटी एंड ऑलवेज सपोर्ट इन ग्रोइंग। जब हम रिलेशनशिप में आए तो फ्रेंड्स हमेशा कुछ न कुछ टोकते रहते थे। कभी चिढ़ाते, कभी बेमतलब का सलाह देते, तो कभी टॉन्ट मारते। अपने माइंड को पीसफुली मेंटेन रखे रहना इतना आसान नहीं है। लोग सामने दांत फाड़कर स्माइल देंगे और पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें बनाएंगे, अफवाह उड़ाएंगे। ऐसे समय में अक्सर जलन उन्हें होती है जो दिल के करीब होते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, हमारे दोस्तों को। सभी को अच्छे फ्रेंड्स मिले, सही सलाह दें, ये ज़रूरी नहीं। वो हमें उकसाने के लिए और जलाने के लिए अपने किस्से सुनाते रहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उनको गुस्सा दिखाकर भले शांत कर दो, मगर जो अशांति वो मन में करके जाते हैं, उसको शांत करना इतना आसान नहीं होता ना। उनकी बातों ने मुझ पर असर करना शुरू कर दिया। जब भी मैं शिवी के क्लोज रहता, एक मदहोशी सा महसूस करता। फिर पता नहीं कैसे कुछ ऐसा करता जो अजीब हो। एक दिन मैंने शिवी के कमर पर हाथ रख दिया। शिवी गुस्सा गई और वहां से चली गई। उस दिन फर्स्ट रूल टूटा। उसके बाद दोस्तों ने फिर मुझे भड़काया। क्या हो गया, बस कमर पे हाथ ही तो रखा था। उस वक्त मुझे उन पे इतना गुस्सा आया कि उन सालों को मैं जम के धोऊं, बिकॉज आई फील इट वॉज माई फॉल्ट। संस्कृति की यादों से मैं उभरा तो मुझे पहले की तरह किसी से भी दोस्ती करने में हेजिटेट नहीं होने लगा। जो भी प्यार से बात करती मैं भी करता, जो भी मेरे क्लोज आती मैं आने देता। मुझे सब कुछ पसंद आने लगा। दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। मेरा शराब का नशा तो छूट गया, लेकिन मुझे लोगों का नशा हो गया। शिवी ने मुझे समझाया कि सभी से इतना ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है, पर मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, जिसका बाद में मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मुझे एडिक्शन हो गया फ्लर्ट करने का, टाइम पास करने का, मौज मस्ती करने का। मगर एक चीज़ मैं भूल गया कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। मैंने उस लिमिट को पार कर दिया था। मैं बातों को छिपाने और झूठ बोलने दोनों लगा, और सेकंड रूल भी टूट गया। जब हम 12th के बाद यहाँ ग्रेजुएशन के लिए आए तो फ्रेंड जोन फिर से बदलने लगा। मेरा तो दोस्ती लड़कियों से था ही, उसका भी दोस्ती शुरू से ही था। पर अब जो नए दोस्त उसके बनने लगे, मुझे उनसे जलन होने लगा। फिर इस बात पे हमारी बहस भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी कोई जब कुछ करता है, एक ग्रुप की ज़रूरत होती है, जिनके साथ हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटाइट करते हैं। ग्रुप में कैसे लोगों की हम ज़रूरत महसूस करते हैं, कौन हमें ग्रो करने में मदद करेंगे, किन से हमें दूरी बनानी चाहिए, जो हमारे ग्रोइंग में इन्फ्लुएंस ला सकते हैं, ये बस हम खुद ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। इस कारण से हमारे रिलेशनशिप में थर्ड रूल भी टूट गया। मैं उसे सपोर्ट नहीं, बल्कि उसके रास्ते की रुकावट बन रहा था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो पता ही है तुम्हें। मेरे साथ शिवी का सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। हालत भी कुछ ठीक नहीं थे। फिर भी उस वक्त भी शिवी के लिए दिल में इतनी अहमियत थी कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते थे, जिसके चलते कामिनी पे हाथ भी उठा दिए थे। मगर बाद में सोचे, यार हम दोनों कभी लवर्स थे ही नहीं, हम तो सिर्फ गुड फ्रेंड्स थे। हमने रिलेशनशिप में आके गलती किया। एक्चुअली मैंने गलती किया, क्योंकि मैंने ही तो ज़िद किया था। वो बेचारी तो मुझे मना कर रही थी। रवि बोलता है, सोच रहा हूं कि तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हें अप्रिशिएट करूं या ताली बजाऊं। राजेश पूछता है, क्यों, मैंने ऐसे क्या कर दिया? रवि बोलता है, लोग तुम्हारी इस बात को सुनेंगे तो ज़रूर सिंपैथी देंगे, खासकर लड़कियां। बहुत ही अच्छी कहानी गढ़ते हो, मैं तो बिल्कुल इसमें डूब ही गया था। पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हारे किस्सों को भी। राजेश बोलता है, सच वो नहीं होता जो लोग बताते हैं, ना ही कहानी सिर्फ उतना होता है जो हम जानते हैं। कुछ किस्से होते हैं जो लोग बताते हैं, तो कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश करते हैं। रवि बोलता है, सतीश की बातें तो कुछ हद तक समझ में भी आती हैं, तुम्हारी तो पता ही नहीं चलता कि हाथ कहाँ है और पैर कहाँ। राजेश बोलता है, जो तुम मेरे बारे में जानते हो वो उनका नज़रिया है जिन्होंने तुम्हें मेरे बारे में बताया है। जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा नज़रिया है, मगर तुम्हारा नज़रिया वो तो तब बाहर आएगा ना जब तुम दूसरों के नज़रिए से मुझे जस्टिफाई करने की जगह पर तुम खुद से मुझे समझोगे। राजेश आगे कंटिन्यू करता है, मैंने संस्कृति और शिवी से दोस्ती की, लोगों को पसंद नहीं आया, दोस्त छूट गए। क्या करता, उनसे दूरी बनाता सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां थीं। संस्कृति के शादी में रुकावट डालना चाहा, मैं गलत था। तो क्या करता, अपने दोस्त के सुनहरे भविष्य को बर्बाद होते देखकर भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता। संस्कृति के शादी के बाद मैं शराब पीने लगा, तो क्या करता, दर्द में खुद को तड़पाता रहता।
जब शिवी ने किसी और पे दिल लगाकर संस्कृति को भूलने का सजेशन दिया तो मैं शिवी के ही पीछे पड़ गया। तो क्या करता? जिन्हें मेरा दिल अपने करीब तक आने नहीं देता, उन्हें दिल में जगह देता। शिवी का साथ भी मैं निभा नहीं पाया और मैंने उसे बचाने की भी कोशिश नहीं की। तो क्या करता? उसको धोखा देता। उससे तो कभी मुझे प्यार था ही नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स थे। हमने रिलेशनशिप में आकर गलती की थी। तुम बताओ, जो मैंने किया वो अगर गलत था तो जो इसके ऑपोजिट में चॉइस था वो क्या सही था? सही सही वो था जो सतीश ने किया। कोई लड़की उसकी जिंदगी में भी आई पर उसको वो अपने दिल के उतने करीब नहीं आने दिया जो तुम्हारे जैसा हाल हो। अभी भी उसको इतना चाहता है कि किसी को अपनी जिंदगी में उसकी जगह लेने नहीं देता, इतना कि वो कोमल से भी दूरी बनाता है। और अभी भी वो जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि खुद को उसके लायक साबित कर सके। रवि बोलता है, सतीश की जिंदगी को पढ़ने के लिए हमदर्द सा कोई भाग 7 और हमदर्द सा कोई भाग 6 पढ़ें। सतीश का एक्चुअल मेंटल स्टेट पता है तुम्हें? वो अभी भी प्रिया को इतना मिस करता है कि रात को जब वो सपने में उसे देखता है तो सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो चौंक कर नींद से उठता है और हाँफने लगता है। फिर जब दोबारा सोने की कोशिश करता है तब उसके आंखों से धीरे धीरे बहने लगते हैं। मैंने देखा है उसे, वो कई बार हमारे घर पर रुका है मेरे साथ। जब रास्ते में चल रहा होता है तो उसके ख्यालों में खोया रहता है। वो डे ड्रीमर है, खुली आंखों से सपनों में खो जाता है। इस किस्से को पढ़ने के लिए हमदर्द सा कोई भाग 6 पढ़ें। मेरा हाल तो इस मामले में कम से कम उससे अच्छा ही है। मैं लोगों के नज़रों में भले जैसा भी हूँ, मुझे इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है, राजेश बोलता है। पर तुम इतनी सारी लड़कियों में से भी एक साथ फिक्स हो सकते थे? रवि पूछता है। राजेश मुस्कुराकर जवाब देता है, एक्चुअली सच ये था कि मैं कभी संस्कृति के यादों से बाहर आया ही नहीं। मैं उनके साथ वक्त बिताता था क्योंकि मैं उनमें संस्कृति को महसूस करता था। उनकी स्माइल, उनकी बातें, उनके भाव, उनके अंदाज, हर किसी में मैं बस संस्कृति को महसूस करता था और इसलिए मैं बस उन्हीं के करीब भी जाया करता था। यूँ समझ लो कि मैं थोड़ा थोड़ा हमेशा डोज लिया करता था ताकि मेरा जो उसकी आदत थी वो मुझ पे हावी होकर मुझे आउट ऑफ कंट्रोल न कर दे। मेरा भी हाल सतीश जैसा न हो जाए। और शिवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि झूठे रिलेशनशिप में रहकर जिसका आधार ही टूट चुका हो वो अपना जिंदगी खराब करे। और इसलिए मैं खुद को इस हद तक गिराया कि वो खुद मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं अगर उसे छोड़ता तो उसे ठेस पहुंचती। वैसे भी रवि आगे कंटिन्यू करता है, सच वो नहीं होता जो लोग बताते हैं, ना ही कहानी सिर्फ उतना होता है जो हम जानते हैं। वो तो बस एक नज़रिया होता है, सच का बस एक छोटा सा हिस्सा। और नज़रिया वो तो तब बाहर आएगा ना जब हम दूसरों के नज़रिए से किसी को जस्टिफाई करने की जगह पर खुद से किसी को समझेंगे। तो तुम्हारा अब शिवी के साथ कैसा है? रवि पूछता है। राजेश खुश होकर जवाब देता है, वे गुड फ्रेंड्स यार। बिगड़े हुए रिश्ते को सुधरने में वक्त ज़रूर लगता है पर सुधर ही जाते हैं, अगर सच्चे हो तो। वैसे भी हमने जो गलती की उसको सुधारने का यही एक सही तरीका था, पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। हम फ्रेंड्स थे और हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, मगर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हो सकते हैं, अगर उनकी नीयत में कोई खोट ना हो, अगर उनका ईमान सच्चा हो। बल्कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोस्त हैं तो वो दुनिया को, समाज को और भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो दोनों ना ही सिर्फ एक पुरुष या स्त्री के नज़रिए से दुनिया को देखेंगे बल्कि इसके साथ साथ सामने वाले को समझेंगे भी, जिससे एक पुरुष और एक स्त्री दोनों को एक दूसरे की समझ होगी, उनकी फीलिंग्स का कद्र करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। मुझे ये महसूस होता है कि असली में मैरिड लाइफ भी बस उन्हीं की सक्सेस होती है जो हस्बैंड वाइफ के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हो। उस बहन के लिए भाई सबसे ज़्यादा अजीज होता है जो अपनी बहन का एक अच्छा दोस्त भी हो। रवि बोलता है, तुम्हारी पॉइंट सोचने वाली है। राजेश इस पर मुस्कुराता है। ये तो बस एक किस्सा था। स्टोरी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पार्ट विद वन अनदर वे ऑफ पर्सपेक्टिव। नोट, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। हर लड़का ना ही ईमानदार होता है, ना ही शरीफ और ना ही भोला। इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को इस कहानी के पात्र से कंपेयर करके ट्रस्ट ना करें। ये बस एक नज़रिया है, किसी खास पर्टिकुलर एंगल से। ऐसे लड़के दुर्लभ होते हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा आपकी खुद की जिम्मेदारी। The story of Hamdard Sa Koi Part 9.1 has written by Analone Krishna and published on 4th September 2019. Now we continue to the story of Hamdard Sa Koi Part 9.2. चलो अब घर चलते हैं, रवि राजेश को बोलता है। अभी देखो ना, आसमान से रोशनी कम हो रहा है, शाम होने वाली है। सतीश इतने शाम को ही क्यों निकला? दोपहर का ट्रेन भी तो पकड़ सकता था। खैर, उधर देखो, स्टेशन के छोर की तरफ जहाँ ट्रेन की पटरियाँ गायब हो रही है, उसके पीछे के पहाड़ को देखो। जब सूरज उधर डूबेगा तो वो नज़ारा कितना खूबसूरत दिखेगा। राजेश रवि से आग्रह करता है। अरे यार, सोचे थे कि दोपहर में 1 घंटा सो लूंगा तो थोड़ी थकान कम हो जाएगी।
रवि राजेश को बोल ही रहा होता है कि बीच में राजेश इंटरप्ट करता है। जो बीत गया उसे लेकर क्यों रो रहे हो? शाम में सोता कौन है? अभी इस ढलती हुई शाम का मजा लो, तुम्हें मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। रवि फुसफुसाता है, ऐसे टाइम को तुम्हारे साथ बिताकर क्या मजा आएगा? राजेश, क्या बोला तुम? जरा फिर से बोलना। रवि, तुम पागल हो। राजेश, हाँ, बचपन से। थोड़ी देर रुक कर, अपना मोबाइल देना। क्यों? मेरा मोबाइल चार्जिंग पे था तो उसे घर पर ही छोड़ दिए। रवि, हाँ, लेकिन किस लिए? वो सतीश को बाई नहीं बोले ना, इसलिए बात करने के लिए। राजेश रवि को अपना मोबाइल देता है बात करने के लिए। फिर बात करते हुए राजेश को इशारा करता है कि वो ट्रैक के ऑपोजिट में बेच रहे चलते फिरते चाय वाले से चाय लेने जा रहा है। लड़के होते हैं ना, जो भी दिखे सीधा वो काम कर ही देते हैं। ट्रैक खाली था, वो ओवरब्रिज की जगह सीधा ट्रैक से ही क्रॉस कर गया। राजेश जब सतीश का कॉल कट किया तो देखा कि किसी अनजान नंबर से 2 मिस्ड कॉल घुसा हुआ है। जब वो कॉल कट किया तो उधर से फिर कॉल आया। राजेश को लगा कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल है शायद, इसलिए कॉल रिसीव किया। रिसीव करते ही उसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये रवि का नंबर है? जब राजेश ने हाँ कहा तो उधर से नॉन स्टॉप खरी खोटी गाली गलौज सुनाना शुरू कर दिया। तुम लोग हरामखोरों, पढ़ाई करने कॉलेज जाते हो या दूसरों के घरों के बहू बेटियों को फंसाने के लिए? तुम्हारे घर वालों ने कोई संस्कार दिए हैं या सालों लावारिश पैदा हुए हो? आज के बाद अगर कहीं से भी पता चला कि तुम मेरी बहन के अगल बगल भी मंडराए तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि साले महीनों तक बेड से नहीं उठेगा। राजेश शांति से ही पूछता है, जिसके लिए मुझे इतना सुना रहे हो, एक बार उसका नाम तो बता दो। मेरे लाइफ में क्या एक ही लड़की है? मुझे किससे दूर रहना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। उधर से फिर सुनाने को शुरू करता है, यही, सालो तुम लोग को तो पढ़ना लिखना होता नहीं है, बस कब कौन सी लड़की को फंसाएं। साले मैं अग्रिमा की बात कर रहा हूँ। राजेश अभी भी शांत रहकर पूछता है, अग्रिमा ने शिकायत खुद की है? इसका जवाब मिलता है, वो कंप्लेंट नहीं करेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? भाई हूँ उसका, सब पता होता है मुझे। उसके कुछ कहने से पहले उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। राजेश बोलता है, आपकी मैंने इतनी गालियाँ सुन ली, अब 5 मिनट मेरी बात सुनोगे? टेंशन मत लो, मैं गालियाँ नहीं दूंगा। उधार से गुस्से से ही रिप्लाई आता है, बोल बे। राजेश बोलता है, एक दिन टी स्टॉल के पास एक लड़के को उसके एक दोस्त ने बताया कि उसकी बहन एक लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट में काफ़ी देर तक थी। उस लड़के ने तुरंत बहन को कॉल करके पूछा कि छोटी, रास्ते से गुजरते वक्त मैंने तुम्हें कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ देखा था। उसकी बहन बोली, भैया वो क्लासमेट है, वो क्लास में अटेंटिव रहता है, उससे क्लास के टॉपिक्स को क्लियरली डील कर लेते हैं। अब ऐसे तो कोई बताएगा नहीं ना, बस इसलिए छोटी सी ट्रीट। लेकिन मैं अकेली तो नहीं थी, मेरे साथ मेरी बाकी सहेलियां नहीं दिखी आपको? वो लड़का बोला, अच्छा शाम में घर आकर बात करता हूँ, और तुरंत कॉल काट दिया। फिर अपने दोस्त के कंधों को प्यार से पकड़कर उसे सामने लाया, फिर खींचकर उसे 2 झाप दिया। उसके बाद उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोला, देख भाई, बुरा मत मानना, पर ये इसके लिए था ताकि अगली बार मेरी बहन के बारे में कुछ सोचो भी तो अच्छे से जांच परख कर सोचना, तब कुछ बोलना। भैया, आपका अपनी बहन को लेकर चिंता बिल्कुल जायज़ है, पर आपकी बहन को और उसके कैरेक्टर को आपसे बेहतर और दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि दूसरा कोई भी बस उसे और उसके आज को देखता है। पर आप बचपन से हर एक पल को उसके साथ जिए हो, उसके साथ पले बड़े हो। आप अगर थर्ड पर्सन की बात मान रहे हो ना, वो भी अपनी बहन से एक बार भी पूछे बगैर, इसका मतलब कि आपको आपकी बहन पर ट्रस्ट नहीं है। आपको मैं खुद पर भरोसा करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आपकी बहन पर भरोसा करने बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जो लड़का आपकी बहन के साथ हो वो उसे फंसाने की कोशिश ही कर रहा हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो शरीफ हो और उसका ऐसा कोई ख्याल ना हो, और गलती से ऐसा हुआ कि वो बस अच्छा दोस्त हुआ, उनकी दोस्ती बस हंसी मजाक तक और पढ़ाई में एक दूसरे के हेल्प तक ही हुआ। फिर तो जो आपने अभी किया उससे उनकी दोस्ती के बीच दरार ला ही दोगे और अपनी बहन की छवि किसी और के नज़र में खराब कर ही दोगे आप। अभी आप गुस्से में हो, इसलिए ये बोलोगे कि उसे इसके लिए किसी लड़के से दोस्ती करने की ज़रूरत क्या है, वो लड़कियों से भी तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर ही सकती है। लेकिन इस तरह अपनी बहन को कब तक सेफ रख सकोगे, अंटिल वो खुद ही खुद के ख्याल रखने के काबिल ना बने। लोग कैसे हैं, कैसे कैसे लड़के लाइफ में आते हैं, ये जानने समझने के लिए भी तो उनसे दोस्ती करके उनके करीब जाने की ज़रूरत होती है। रही बात आपकी बहन को लेकर आपकी चिंता की, तो उसे हमेशा आपकी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? वो अपने आप को हमेशा खुद सेफ क्यों नहीं रख सकती? खैर, मैं रवि नहीं हूँ और मेरा दोस्त आपकी बहन पर ट्राई नहीं मार रहा। फिर भी मैं अपने दोस्त को समझा दूंगा कि वो आपकी बहन से दूर रहे।
अब अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो मत करो। बस इतना जान लो कि मेरे दोस्त को अगर 10 लोग मिलकर मारोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम एक को भी ना मारे। रही बात आपकी बहन की, अगर मेरा दोस्त अच्छा लड़का नहीं होता तो आपकी बहन उसे घास तक नहीं डालती। अपनी बहन को आप मुझसे ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हो। अब फिर भी मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो जो लड़का अपनी बहन के कैरेक्टर पे ऐसे खुद लांछन लगाता हो, जान लो कि भाई चाहे बड़ा हो या छोटा, बेटा मुझसे ज़रूर किसी दिन कुटाएगा तू। जब रवि चाय वाले से चाय लेने के बाद मुड़ा तो उसे आते हुए ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक साइड से ट्रेन आ रही है। राजेश उस समय रवि के हिस्से के फ़ोन पर गालियां सुन रहा था। उसने वैसे ही रवि को इशारा किया ओवरब्रिज से होकर आने के लिए। रवि जब तक राजेश के करीब पहुंचा, कॉल कट हो चुका था। रवि राजेश को चाय का मटका हाथ में थमाते हुए बोला, काफी लंबा बात चला। राजेश गुस्साए हुए चेहरे के साथ बोला, अग्रिमा का भाई का कॉल आया था। अच्छा खासा गालियां पेज में लिखकर तैयारी करके सुनाया है और तुमको अग्रिमा से दूर रहने का धमकी दिया है। रवि उदास होकर बेंच पे बैठ जाता है और बोलता है, यार अग्रिमा अच्छी लड़की है, दिल की साफ है। उसे अगर मैं बिना किसी रीज़न के इग्नोर करने लगूं तो क्या वो मुझे समझ पाएगी? उसे क्या बुरा नहीं लगेगा? वो भी तो ये जानने के लिए परेशान होगी ना कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मैं उसे पसंद नहीं करने लगा और दूरी बना रहा हूं। और वैसे भी तो हम बस फ्रेंड्स ही तो थे। राजेश रवि के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, देख यार, तुम ये सब के बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान मत हो, बस अपने बारे में सोच। बिफोर लविंग एनीवन, लव योरसेल्फ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करियर। अगर तुम काबिल होगे तभी तुम किसी का ख्याल रख पाओगे, अगर नहीं होगी तो हर वो इंसान जिन्हें तुम दिल में रखते हो, तुम्हारे कंधे पे उनकी जिम्मेदारियां तुम्हें बोझ के जैसे लगेंगी। तुम ये मत सोच वो क्या सोचेगी या उसे कैसा महसूस होगा। अगर वो भी तुम्हें दोस्त मानती होगी तो ये बात समझ जाएगी कि तुम दोस्ती से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए उससे दूरी बना रहे हो। एंड इफ़ म्यूचुअल फीलिंग इज़ नॉट देयर, प्लीज़ लीव दैट रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो। फ्रेंडशिप को भी लॉन्ग टर्म के लिए निभाने के लिए प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे पे ट्रस्ट की नीड होती है। नेवर लव दोज हुम यू लव, लव दोज हु लव्स यू। तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एट्सेट्रा। देख रवि, तुम डर मत, तुम अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ हम लोग हैं ना, ऑलवेज। रिलेशनशिप को वही लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं जिसमें डर ना हो, एक बात के पक्के इंसान हो। रवि चिढ़कर रोष में बोलता है, अरे यार ज़्यादा पका मत मुझे, जब बोल रहा हूँ बस दोस्ती है, फिर भी ज्ञान बांटकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। राजेश मुस्कुराते हुए प्यार से रवि का माथा सहलाते हुए बोलता है, भाई शांत हो जा, चाय पी, ठंडी हो रही है। रवि एक घूंट चाय पीता है, चाय ऑलरेडी ठंडी हो चुकी होती है। रवि गुस्से में मटके को पीछे फेंक देता है और बोलता है, यार गलती किससे नहीं होती है, जब तक समझ नहीं आता हम नादानी तो करते ही हैं। अग्रिमा किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की, पर फ्रेंडशिप कर ली। लेकिन धीरे धीरे क्लोज आते आते उस लड़के के लिए वही फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बन गया। जब इसका रियलाइजेशन अग्रिमा को हुआ कि जो हुआ सही नहीं हुआ और ब्रेकअप करना चाहिए, तो लड़का नखरा करने लगा। अग्रिमा इससे निकलने के लिए मुझसे मदद मांगी तो उसका भाई मेरे पीछे पड़ गया। यार हम लड़कों का अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं होता, समझते नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है, बस अपने उल्टे सीधे हरकतों से अग्रिमा जैसी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। राजेश समझाता है, देख यार, अग्रिमा कैसी लड़की है, तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन कैसा है, लाइफ के लिए सिर्फ इतना मैटर नहीं करता। तुम अग्रिमा को लो या फिर खुद को, चाहे किसी भी पर्सन को, वो जब भी हो और जहाँ भी हो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली, सोसाइटी, पेरेंट्स की परवरिश, शिक्षकों का ज्ञान, दोस्तों का साथ, लाइफ में ऐसे हर एक छोटी बड़ी चीज़ भी मैटर करता है। असल मुद्दे का पॉइंट ये है कि अग्रिमा के भाई को तुम्हारी अग्रिमा से दोस्ती पसंद नहीं, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो कि तुम्हारे करियर के लिए सही नहीं होगा। रवि बोलता है, येस यू आर राइट, मैं एक लड़की के लिए अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को तो खो नहीं सकता, हर वो चीज़ जो इस रास्ते में आएगा उसे सैक्रिफाइस कर दूंगा। सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, रवि और राजेश घर चले गए। देयर इज़ अ मोनोलॉग। बचपन से जब भाई शैतानियां करता था तो उसे बचाती मैं थी, जब गलतियां करता था तो उसे सुधारती मैं थी। मैं ही थी जिसने उसके खिलाफ लोगों के कंप्लेन्स में उसको बचाने के लिए सामने आई। वो मैं ही थी जिसने भाई के आवारगी के बाद घर की जिम्मेदारियों को समझा, उसे संभाला। फिर मुझे अपनी ज़िंदगी अपने चॉइस से जीने का हक क्यों नहीं है?
जो अपने कपड़े तक ढंग के चूज नहीं कर सकता मुझसे पूछे बिना, जिसे घर के लोगों के दिल का हाल नहीं पता, जिसे अपनी बुनी हुई दुनिया से बाहर निकलने का वक्त नहीं होता है, जिसे नहीं समझ आया कि उसके अपने उससे क्या उम्मीदें करते हैं और पड़ा रहता है किसी अजनबियों के पीछे, उसे हक क्यों है मेरी जिंदगी का फैसला लेने का, वो भी मुझसे पूछे बगैर। और मुझे क्यों नहीं है एटलीस्ट अपना चॉइस चूज करने का। चलो मान लिया कि मैं कैसे माहौल में रह पाऊंगी वो घर वाले ही अच्छे से समझ सकते हैं, किसकी मेरा ख्याल रखने की क्षमता है वो भाई ही पहचान पाएगा, लेकिन किसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच करेगा, किसके कौन से नेचर को मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगी या फिर उसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी भी कि या नहीं, ये दूसरा कोई कैसे जान सकता है। फिर मुझे अपने लाइफ का डिसीजन लेने का हक क्यों नहीं है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मुझे कोई नहीं समझता। बाय अग्रिमा। Story of life doesn't ends always where we imagine, it continues till our last fame. Points. Hamdard Sa Koi Bhag 9.2 has written by Alon Krishna and published on 19 September 2019. Now either you can continue to the next part of Hamdard Sa Koi Bhag 10 for discover the story about Ravi's life, or you continue it from its split story series Yes I Am Single with My Choice for discover what happens next in Satish's life. This audiobook has generated with the help of Google AI text-to-speech model. अगर कृष्णा की लिखी कहानियाँ आपको पसंद आई तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और इसे अपने सोशल ग्रुप्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।